Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 11th of April 2023. फर्स्ट न्यूज़ है आप गेट्स नेशनल पार्टी टैग बट एनसीपी टीएमसी सीपीआई लूज स्टेटस। तो आपको यहाँ पर नेशनल पार्टी का टैग मिल चुका है, लेकिन कुछ पार्टी से यहाँ पर जिनके पास नेशनल पार्टी का टैग था उनसे यहाँ पर ले लिया गया। तो इससे आपको सबसे पहले तो एक पॉइंट पता चला है कि किसी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास हमेशा वो स्टेटस रहेगा। ये डिपेंड करता है कि उस पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस की बेसिस पर ये जो यहाँ पर नेशनल पार्टी का स्टेटस है वापस भी लिया जा सकता है, जो कि यहाँ पर एनसीपी टीएमसी और सीपीआई से लिया गया। अगर यहाँ पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिंबल होता है रिजर्व हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली में यहाँ पर ज़मीन दी जाती है पार्टी ऑफिस बनाने के लिए। जो स्टार कैंपेनर्स हैं ये डबल कर दिए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 2 कॉपीज़ हो सकती हैं इलेक्टोरल रोल्स की। तो ये कुछ यहाँ पर प्रिविलेजेस हैं जो कि मिलते हैं अगर किसी पार्टी को यहाँ पर नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर नेशनल पार्टी का स्टेटस क्यों मिला? क्योंकि आप जो है ये स्टेट पार्टी बन चुकी है 4 स्टेट्स में। तो एक क्राइटेरिया ये है नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलने के लिए कि अगर पार्टी यहाँ पर स्टेट पार्टी बन जाए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। तो अब ये 4 स्टेट्स कौन से हैं? दिल्ली, दूसरा पंजाब, एक गोवा, गुजरात। तो ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी एक स्टेट पार्टी बन चुकी है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया है। बाकी यहाँ पर नेशनल पार्टी के स्टेटस के लिए क्या क्राइटेरिया है, स्टेट पार्टी के स्टेटस के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। तो ये आपको याद ही करना है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इन अ बूस्ट फॉर द आम आदमी पार्टी अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड कि ये एक नेशनल पार्टी है। द टीएमसी एनसीपी सीपीआई हाउएवर लॉस्ट देयर नेशनल पार्टी स्टेटस। द स्टेटस ऑफ ए नेशनल पार्टी इंश्योर कि जो यहाँ पर सिंबल है रिजर्व हो जाएगा फॉर इट्स कैंडिडेट्स अक्रॉस द कंट्री। इट इज एंटाइटल टू लैंड फॉर अ पार्टी ऑफिस इन दिल्ली, और जो स्टार कैंपेनर्स है ये यहाँ पर डबल हो जाएंगे, एंड 2 कॉपीज ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स होगा। The Election Commission's decision was based on a review of the party's poll performances 2014-2019 आज उसके बाद जो 21 स्टेट असेंबली पोल्स रहे उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पर जो 3 पार्टी है उनसे उनका नेशनल पार्टी का स्टेटस ले लिया गया। ये 3 पार्टीज़ हैं टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई। तो अब यहाँ पर टोटल 6 पार्टीज़ बची हैं जिनके पास नेशनल पार्टी का स्टेटस है। अभी 6 पार्टीज़ कौन सी हैं? तो बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आप। एक्टिंग अंडर द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 विच स्टिपुलेट्स कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होगा फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी। और यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि स्टेट पार्टी के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया होगा एंड नेशनल पार्टी के लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया होगा। स्टेट पार्टी के लिए एंड नेशनल पार्टी के लिए जो भी क्राइटेरिया होगा वो हम देखेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। As China objects to visit, Shah in Arunachal can't take an inch of our land। तो बेसिकली यहाँ पर क्या इशू है? तो इशू यही है कि जो चाइना है, चाइना का ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना का पार्ट है एंड ये यहाँ पर सदर्न तिब्बत है। आपको क्या याद रखना है? आपको यहाँ पर लाइन याद रखनी है जो कि है मैकमहोन लाइन। इसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर में जो चाइना के साथ हमारी लाइन है तो एक है जॉनसन लाइन और एक है मैकडोनल्ड लाइन। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और बाकी हमारी एक स्कीम है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या किया जा रहा है? तो जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिसके लिए स्कीम है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब यहाँ पर चाइना ने क्यों ऑब्जेक्ट किया? तो चाइना का यही कहना होता है कि अरुणाचल हमारा पार्ट है, सदर्न तिब्बत का पार्ट है, लेकिन अरुणाचल इंडिया का पार्ट था, है और रहेगा। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एज चाइना ऑब्जेक्ट्स टू विजिट शाह इन अरुणाचल कांट टेक एन इंच ऑफ आवर लैंड। तो यहाँ पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात की गई है और इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया इन द बॉर्डर विलेज ऑफ किबितू इन अरुणाचल प्रदेश। मीनवाइल चाइना ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है कि यहाँ पर अगर होम मिनिस्टर ने विजिट किया अरुणाचल को तो ये चाइना की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। ये सब जो भी चाइना करता रहता वही कर रहा था। नेक्स्ट है इन न्यू दिल्ली, जॉर्ज सोरोस इज ओल्ड, डेंजरस एंड ऑन अ वॉच लिस्ट एट यूएन, ही इजंट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जॉर्ज सोरोस की बात की है तो जॉर्ज सोरोस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली पर्सन क्या करता है। तो इंडिया के बारे में कहना है कि यहाँ पर इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में ऑटोक्रेसी आ चुकी है, ये वो जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक फंड इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है यूएन डेमोक्रेसी फंड। तो यूएन डेमोक्रेसी फंड में इंडिया यहाँ पर चौथा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। अब ये फंड क्यों बनाया गया था? तो दुनिया भर में डेमोक्रेटाइजेशन एफर्ट्स को पुश करने के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया था। ये किसके बैकड्रॉप पर बनाया गया था? तो उस समय यहाँ पर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हो रहा था और उस समय यहाँ पर ये कहा गया कि हमें एक फ़ंड बनाने की ज़रूरत है जो कि है यूएन डेमोक्रेसी फंड। अब इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया? तो इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जॉर्ज सोरोस से हमें प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि ये जो पर्सन है ये ओल्ड है, डेंजरस है, ओपिनिएटेड है। अभी डेंजरस क्यों? तो आपको पता है शॉर्ट सेलिंग करता है और यहाँ पर किसी भी कंट्री में शॉर्टिंग की पोजीशन लेता है और उससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाता है। शॉर्ट
सेलिंग क्या होती है, शॉर्टिंग क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अडानी हिंडनबर्ग का इशू डिस्कस किया था। तो अगर आपको नहीं पता है शॉर्ट सेलिंग क्या होता है तो आप पढ़ सकते हो। सबको सब कुछ नहीं आता है तो कैसे आएगा, जब आप पढ़ोगे। In Sydney, in February, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, when asked about George Soros' criticism of Prime Minister Narendra Modi and the government called him old, rich, opinionated and dangerous a man sitting in New York, जो कि यहाँ पर नैरेटिव्स को इन्वेस्ट करता है अबाउट अ गवर्नमेंट जो कि इसको नहीं पसंद है। फॉर एग्जांपल, अगर इसको इंडियन गवर्नमेंट नहीं पसंद है तो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कहेगा कि ऑटोक्रेसी है, मिनॉरिटीज़ के राइट्स को यहाँ पर कर्ब किया जा रहा है, जो कि ये कह रहा था। यूएन फंड 2005 में लॉन्च किया गया था ऑन साइड लाइन्स ऑफ इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। तो इंडिया एंड द यूएस वर प्राइम मूवर्स, और उसके बाद यहाँ पर बनाया जाता है यूएन डेमोक्रेसी फंड इन 2005 व्हेन दे वर नेगोशिएटिंग द सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील। दैट इंडिया, अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ UNDEF, हैज़ नो ऑब्जेक्शंस टू द फंड गिविंग ग्रांट्स टू NGOs। अब बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन में कि हमें इस जॉर्ज सोरोस से तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो फंड, जो कि इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था इस फंड को स्टैब्लिश करने के लिए, और इंडिया इस फंड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और ये फंड क्या कर रहा है, ये फंड उन NGOs को दे रहा है पैसा जो कि यहाँ पर जॉर्ज सोरोस से लिंक्ड है, लेकिन हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। तो वाइल ही इज पुट ऑन द वॉच लिस्ट इन इंडिया अंडरलाइंस अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट इज नॉट न्यू। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, तो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो वहाँ पर हमारी बातें अलग हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम चलते हैं आगे, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है नहीं तो क्या ही डिस्कस करें। कीव मैसेज सपोर्टिंग यूक्रेन, राइट चॉइस फॉर ट्रू विश्वगुरु। तो अभी यहाँ पर यूक्रेन का ये कहना है, लेकिन यही यूक्रेन था और यूक्रेन के आई रिमेंबर डिप्टी मिनिस्टर थे जिन्होंने ये कहा था कि जो इंडिया है ये यहाँ पर जो रशिया से ऑयल ले रहा है, एक्चुअली ये यहाँ पर यूक्रेन का ब्लड हम बाय कर रहे हैं, ऐसा इसने कहा था। यूक्रेन ने, अभी यूक्रेन जो है इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, और मैंने ये स्पीच भी सुनी थी। बेसिकली इनका ये कहना है कि हम कौन होते हैं यहाँ पर इंडिया को इंस्ट्रक्ट करने वाले, इंडिया एक विश्व गुरु है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। कोई भी कंट्री यहाँ पर इंडिया को नहीं बता सकता इंडिया को क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। ये सब बातें इन्होंने अब कही। गडकरी इंस्पेक्ट्स वर्क ऑन जोजीला टनल। तो कल भी हमने जोजीला टनल डिस्कस किया था। आपको क्या पढ़ना है, आपको सारे पासेस पढ़ने, बनिहाल पास कहाँ है, बॉम्डिला पास कहाँ है, सेला पास कहाँ है, फोटुला पास कहाँ है, पेंसिला पास कहाँ है, खरदुंगला कहाँ है, रोहतांग कहाँ है, ये सारे पासेस पता होने चाहिए। नहीं पता है तो एक बार आप देख सकते हो मैप में। बेसिकली यहाँ पर 10-15 मिनट लगेंगे, आपको सारे पासेस की लोकेशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो जोजीला टनल विच विल एस्टैब्लिश ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। आगे चलते हैं। Minority status at state level, Supreme Court gives states UT last chance to respond to plea। अब ये क्या इशू है, तो TMA पाए केस फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 30 के लिए जब यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो ये स्टेट लेवल पर किया जाएगा। इसका क्या मीनिंग है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हिंदूज माइनॉरिटी में हैं, तो हिंदूज़ को पंजाब में यहाँ पर माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए, और आर्टिकल 30 में जो भी राइट्स हैं ये यहाँ पर हिंदूज़ को मिलने चाहिए पंजाब में, ठीक है। अभी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो अभी माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, लेकिन उसके बाद भी जो माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है वो अभी भी यहाँ पर नेशनल लेवल पर ही किया जाता है, स्टेट लेवल पर नहीं किया जाता है। तो एक पिटीशन जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जजमेंट दे चुका है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो सेंटर से सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जवाब पूछा कि आपका यहाँ पर क्या मानना है। तो उस समय यहाँ पर सेंटर ने बेसिकली ये कहा कि स्टेट्स को अगर आइडेंटिफाई करना है माइनॉरिटीज़ को स्टेट लेवल पर तो स्टेट ऐसा कर सकता है, उनके पास कॉन्करेंट पावर्स हैं। लेकिन बाद में सेंटर खुद अपनी कही हुई बात से पीछे हट गया और सेंटर का ये कहना है कि बाकी हम स्टेट से पूछ रहे हैं कि स्टेट्स का क्या कहना है, कि वो चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। तो अभी जब यहाँ पर सेंटर पूछ रहा है तो बहुत सारे स्टेट्स ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि लास्ट चांस हम दे रहे हैं, जिसको भी रिस्पॉन्ड करना है, जिसको नहीं रिस्पॉन्ड करना तो मान लेंगे कि उनको इस विषय में कुछ नहीं कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे गेव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज which are yet to respond to a batch of petitions seeking identification of religious minorities at the state level in accordance with the 2002 TMA Pai Foundation case judgment a last opportunity to do so। TMA पाई फाउंडेशन केस में ये कहा गया था कि आर्टिकल 30 के लिए जो माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा ये किया जाएगा स्टेट लेवल पर, ठीक है। अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मिल जाएंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मिल जाएंगे, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो माइनॉरिटीज़ टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है।
The Constitution refers to minorities in some articles but does not define the term. Neither does the National Minorities Commission Act 1992 under which the center notifies. ये भी यहाँ पर minorities को नहीं डिफाइन करता है. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. नॉट अबाउट मिल्क. तो कल ही हमने डिस्कस किया था बेसिकली. अगर हम कर्नाटका में बात करें तो कर्नाटका की जो कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन है जिनका यहाँ पर ब्रांड है नंदिनी, एंड जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है जो कि ब्रांड है यहाँ पर अमूल. तो अमूल यहाँ पर कर्नाटका में एंटर करने की कोशिश कर रहा है. तो एक यहाँ पर इलेक्शन का मुद्दा बना दिया है इस मिल्क की डिबेट को कि यहाँ पर अमूल कैसे एंटर करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तो नंदिनी ब्रांड ही बिकेगा. ठीक है. तो ऑथर का ये कहना है कि आप यहाँ पर सब नेशनलिज्म क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पर किसी कंपनी को एंटर क्यों नहीं होने दोगे सब नेशनलिज्म के नाम पर. अगर यहाँ पर दूसरी कंपनीज एंटर होंगी, दूसरे कोऑपरेटिव्स एंटर होंगे, तभी तो यहाँ पर कंपटीशन बनेगा. और जब कंपटीशन बनेगा तभी तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको यहाँ पर करेक्ट प्राइस पर करेक्ट क्वालिटी मिल सकेगी. ठीक है. आपको इसको यहाँ पर पोल इशू बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सब नेशनलिज्म का खेल खेलने की जरूरत नहीं है. ये यहाँ पर ऑथर का कहना है. The political row over Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation entering the Bengaluru market and supposedly threatening the local Karnataka Cooperative Milk Producers Federation is both unfortunate and unwarranted. Unfortunate क्योंकि ये economic competition का matter होना चाहिए. Economic competition in the marketplace has been turned into an emotive issue और यहाँ पर सब nationalism के नाम पर यहाँ पर पोल इशू बनाया जा रहा है इसको, जो कि बिल्कुल गलत है. अगर यहाँ पर अमूल बेंगलुरु में आ भी जाता है तो बेसिकली नंदिनी के मार्केट शेयर को नहीं ले सकता. ये हमने कल डिस्कस किया था क्योंकि जो नंदिनी है इसको यहाँ पर सरकार से 1200 करोड़ का इंसेंटिव मिलता है. नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ. तो यहाँ पर नए आईटी रूल्स लेकर आए गए हैं और उन आईटी रूल्स में ये कहा गया है कि हम यहाँ पर एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे. अब ये जो फैक्ट चेक यूनिट है ये क्या देखेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है ये उसको फैक्ट चेक करेगी. और अगर ये फैक्ट चेकिंग यूनिट यहाँ पर ये कह देती है कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है या पर्टिकुलर फैक्ट है ये यहाँ पर फेक है, तो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को उस पर्टिकुलर कंटेंट को टेक डाउन करना पड़ेगा. यहाँ तक कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी उस पर्टिकुलर कंटेंट को टेक डाउन करना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट इस फैक्ट चेक यूनिट को बना रही है और ये फैक्ट चेक यूनिट यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देखेगी. तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एडिटर का रोल प्ले कर रही है. तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर एडिटर का रोल प्ले करेगी तो कहीं ना कहीं प्रेस फ्रीडम को यहाँ पर कर्ब किया जा रहा है. तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है इसकी वजह से यहाँ पर सेंसरशिप क्रिएट होगा, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है. On April 6, a new power of censorship was born with gazette notification. और एक और प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो रूल्स बनाए जा रहे हैं आईटी रूल्स ये यहाँ पर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत बनाए जा रहे हैं. तो हमने यहाँ पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट है कभी कभी यहाँ पर काम जो है डेलीगेट कर देती है. यहाँ पर बस एक लॉ का फ्रेमवर्क बना दिया जाता है, बाकी डिटेल्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दी जाती हैं कि ये डिटेल्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फिल कर सकता है. तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सहारा लेकर यहाँ पर आईटी रूल्स बनाए जा रहे हैं और आईटी रूल्स बनाकर यहाँ पर जो सरकार है बहुत ज़्यादा कंट्रोल वील्ड करने की कोशिश कर रही है. ऑन April 6, a new power of censorship was born with a gazette notification. The Ministry of Electronics and IT created the Information Technology Amendment Rules 2023. It authorizes a fact-check unit of the central government to identify fake or false or misleading information in respect of any businesses of the central government. और बेसिकली यहाँ पर ऑरवेलियन डिपार्टमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. ऑरवेलियन डिपार्टमेंट तो बेसिकली यहाँ पर एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज ऑरवेल और उनकी आपने शायद बुक्स पढ़ी होगी. एक बुक उनकी 1984 है, एक बुक उनकी एनिमल फार्म है. तो 1984 में वो बताते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट है ये किस तरीके से सर्विलांस करता है. हर जगह यहाँ पर पोस्टर्स लगे होते हैं कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू. तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेट सर्विलांस करता है और वही हमें होता हुआ दिख रहा है. तो दिस ऑरवेलियन डिपार्टमेंट विल स्क्रूटनाइज एनी ऑनलाइन कॉमेंट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स और ओपिनियंस अबाउट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड देन नोटिफाई ऑनलाइन इंटरमीडियरीज कि आपको इसको सेंसरशिप करना पड़ेगा, ये कंटेंट आपको यहाँ पर टेक डाउन करना पड़ेगा. और ये सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है उनके लिए भी है, जो फाइल होस्टिंग कंपनीज है उनके लिए भी है. इट इज़ अ फैक्ट दैट मीटी ने यहाँ पर सब ऑर्डिनेट रूल मेकिंग पावर को यूज़ किया और उसके तहत यहाँ पर आईटी रूल्स 2023 को रिलीज़ किया गया. द आईटी रूल्स 2023 डिफाइन नहीं करते कि क्या यहाँ पर फेक या फॉल्स या मिसलीडिंग न्यूज़ है. तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेग तरीके से डिफाइन किया गया है और इसका मतलब ये है कि किसी भी न्यूज़ को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक नहीं लगती, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यहाँ पर टेक डाउन करा सकता है. दूसरी बात, ये जो रूल्स हैं इसमें यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात की गई है. तो ये क्या है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो भी यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे जिसमें यहाँ पर मनी इन्वॉल्व होगा तो उनको इन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, इनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो यहाँ पर अपना सिस्टम चला सकते हैं. ठीक है, इसको लेकर तो यहाँ पर डिटेल में रूल्स हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर फैक्ट चेकिंग यूनिट है इसको लेकर यहाँ पर डिटेल में रूल्स नहीं है.
दिस मूव रेज्ड अलार्म विद द एडिटर्स गिल्ड इशूइंग अ स्टेटमेंट ऑन जनवरी 18 और इन्होंने बेसिकली ये कहा कि इनको रिकॉल करने की ज़रूरत है और जो फेक न्यूज़ का डिटर्मिनेशन है ये सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथों में नहीं हो सकता है। एन इम्प्रॉपर फोरम, तो यहाँ पर जीएसटी ट्राइब्यूनल की बात की गई है। जीएसटी ट्राइब्यूनल में क्या प्रॉब्लम है, तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि जीएसटी ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कौन सा एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंदर इनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब ऑथर का ये कहना है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का ये पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स को बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, बेसिकली ये ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग को अंडरमाइन करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रिब्यूनल्स को देखें तो बहुत ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर प्रोसेस है रिक्रूट करने के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कॉम्पिटेंट पर्सन्स को आप यहाँ पर रिक्रूट नहीं कर रहे हो। कई जगह आपने यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो आपने 45 ईयर्स रख दी, तो 45 ईयर्स में बेसिकली जो इंसान होता है ये अपने करियर के पीक पर होता है। वैसा तो नहीं है कि 45 साल में वो अपनी जॉब छोड़कर 4 साल यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स में आके बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप यहाँ पर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अंडरमाइन करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जीएसटी 80 पता होना चाहिए। जीएसटी ट्रिब्यूनल जिसको कि बनाया गया है अंडर सीजीएसटी एक्ट ऑफ 2017। एक यहाँ पर प्रिंसिपल बेंच होगी जो कि दिल्ली में होगी, बाकी यहाँ पर स्टेट बेंचेस भी होगी, और इसमें यहाँ पर 4 मेंबर्स होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर्स होंगे, 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे। अब यहाँ पर जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे उसमें यहाँ पर एडवोकेट मेंबर नहीं बन सकता है, तो ऑथर का यही पॉइंट है कि इसमें यहाँ पर एडवोकेट मेंबर क्यों नहीं बन सकता है। द न्यू जीएसटी ट्रिब्यूनल disqualifies lawyers from becoming judicial members when such exclusion was even recently held to be impermissible in the context of the consumer forum। तो अगर यहाँ पर ये कहा जा चुका है कि जो लॉयर्स हैं ये यहाँ पर मेंबर्स हो सकते हैं ट्राइब्यूनल्स के, तो जीएसटी ट्राइब्यूनल के लिए ये क्यों कहा जा रहा है कि जो लॉयर्स हैं ये यहाँ पर मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। एवरी अदर ट्रिब्यूनल परमिट्स एडवोकेट्स की एडवोकेट्स यहाँ पर जुडिशियल मेंबर्स बन सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो उनको जीएसटी 80 से। द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को ये कहा गया कि हर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 2 नाम सजेस्ट करने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से एक नाम को चूज करेगी। द जीएसटी ट्रिब्यूनल इसकी एक प्रिंसिपल बेंच होगी जो कि न्यू दिल्ली में होगी, विच कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, अ जुडिशियल मेंबर, अ टेक्निकल मेंबर एंड अ टेक्निकल मेंबर। एक सेंटर का होगा, स्टेट का होगा। सिमिलरली स्टेट बेंचेस में भी यहाँ पर इतने ही मेंबर्स होंगे। अब हर केस के लिए सारे लोग नहीं बैठेंगे, डिपेंड करते हैं कि थ्रेशोल्ड क्या है, ड्यूज कितने हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड होगा कि हर केस को सुनने के लिए यहाँ पर कितने लोग बैठेंगे। ज़्यादातर ट्रिब्यूनल्स का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है कॉम्पिटेंट पर्सन्स को रिक्रूट करना, एंड एज नो प्रोफेशनल विल लीव हिज प्रैक्टिस एट द एज ऑफ 45 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इन जयपुर। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस में यहाँ पर फैक्शनलिज्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सचिन पायलट हैं बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं और जो यहाँ पर गहलोत हैं बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अनदर राउंड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है केरला कॉलिंग, तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ये एक चर्च को विजिट करते हैं ईस्टर के ओकेजन पर। अब ये चर्च को विजिट करते हैं तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है ये जो बीजेपी है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ आउटरीच करने की कोशिश कर रही है। फिर ये सब बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स यहाँ पर जब भी एक्ट करते हैं तो ये सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करते हैं, इनका कोई ना कोई मतलब होता है, बिना मतलब के कोई काम नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। 1 रूल फॉर ऑल, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज से 50 साल पहले एक जज थे जिन्होंने ये कहा था कि जो बेल है ये रूल होना चाहिए और जेल यहाँ पर एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो जेल यहाँ पर रूल बन चुका है और बेल यहाँ पर एक्सेप्शन बन चुकी है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ के लिए ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अर्नब गोस्वामी, तो जब इनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी पर्सन की लिबर्टी को एक दिन के लिए भी डिप्राइव करते हैं तो इट इज़ टू मैनी, कि आप किसी पर्सन को एक दिन के लिए भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो बिना किसी वैलिड रीज़न के। फिर ऑथर ने ये बताया कि इतने सारे लोग यहाँ पर जेल में हैं जो कि अंडर ट्रायल से, जिनका ट्रायल यहाँ पर कमेंस नहीं हुआ है या तो कंक्लूड नहीं हुआ, ये लोग कब से जेल में हैं, या तो किसी के पास यहाँ पर पैसे नहीं होते हैं बेल बॉन्ड के लिए और इस वजह से जेल में है। तो क्या इनकी लिबर्टी यहाँ पर वायलेट नहीं हो रही? क्या लिबर्टी यहाँ पर इनकी डिप्राइव नहीं हो रही है? फिर यहाँ पर केस बताया गया है आशीष मिश्रा, हाँ यही पर्सन है। तो बेसिकली इसने यहाँ पर क्या किया था, तो इसने यहाँ पर फार्मर्स को मार दिया था और जब इसने फार्मर्स को मार दिया था तो उसको यहाँ पर जेल में रखा गया था। फिर ये 1 साल से जेल में था। तो कोर्ट का ये कहना है कि 1 साल यहाँ पर बहुत लंबा समय हो चुका है और ट्रायल को यहाँ पर पूरा होने में 5 साल लग जाएगा, इसीलिए हम इस पर्सन को यहाँ पर बेल देते हैं। तो ऑथर का ये कहना है तो ऐसे तो बहुत सारे लोग जेल में, आप उनको तो बेल दे नहीं रहे हो, तो इसको क्यों यहाँ पर बेल दे रहे हो? तो अगर आप ये बेल दे रहे हो तो आप ये सही करो, बेल ही यहाँ पर रूल होना चाहिए। जब तक यहाँ पर ट्रायल चल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि किसी पर्सन को आप अरेस्ट करके रखो, तो आप इसको बेल दो, लेकिन बाकी जो और लोग हैं उनको भी बेल दो। तो एक ही रूल यहाँ पर सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर कोई गरीब है तो उसके लिए अलग रूल चल रहा है, कोई अमीर है तो उसके लिए अलग रूल चल रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट्स ग्रांट ऑफ बेल टू लखीमपुर खीरी डेथ अक्यूज्ड raises questions about how similar lesser offenses are treated.
ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी अगो यहाँ पर एक जस्टिस थे कृष्णा अय्यर, उन्होंने ये कहा था कि बेल यहाँ पर बेसिक रूल होना चाहिए, ना कि जेल यहाँ पर बेसिक रूल होना चाहिए। द ट्रूथ इज दैट इट हैज़ बीन फॉलोड मोर इन ब्रीच देन इन कंप्लाइंस। नवंबर 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इवेंट जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें ये कहा था कि जो हायर जुडिशरी है ये बहुत सारी बेल एप्लीकेशंस के द्वारा फ्लडेड है, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल्स की जुडिशरी होती है ये यहाँ पर बेल को ग्रांट नहीं करती है। इफ़ वी डू नॉट एक्ट इन मैटर्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड ग्रांट रिलीफ, तो हम कर क्या रहे हैं, तो हम लोगों की यहाँ पर लिबर्टी को क्यों डिप्राइव होने दे रहे हैं। तो वाइल ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, राइटर्स, टीचर्स एंड इवन प्रेस रिपोर्टर्स ये बेसिकली यहाँ पर जेल में हैं एंड देयर फैमिलीज ये बाहर सफ़र करते हैं, कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं, तो अगर यहाँ पर बेसिक रूल ऑफ बेल को फॉलो किया जाए तो ये सब कुछ यहाँ पर ना हो। बट देन विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी तो इतनी सारी यहाँ पर बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्यों नहीं एक्ट करता है। लेकिन फिर यहाँ पर अर्नब गोस्वामी का केस बताया गया है जिसमें कि यहाँ पर एक दिन में ही बेल दे दी गई और ये कहा गया कि अगर एक दिन की भी लिबर्टी वायलेट होती है तो ये बहुत ज़्यादा है, अगर एक दिन के लिए भी लिबर्टी को डिप्राइव किया जाता है तो बहुत ज़्यादा है। फिर ये बताया गया कि यहाँ पर जो ये आशीष मिश्रा है इसको क्यों यहाँ पर बेल ग्रांट कर दी गई। तो अक्यूज्ड हैज़ बिन ग्रांटेड बेल ऑन 2 ग्राउंड्स। पहला ये कि ये 1 साल से ज़्यादा कस्टडी में रह चुका है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग रह चुके हैं। सेकेंड जो ट्रायल है इसको यहाँ पर 5 साल लग सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों को ट्रायल में 5 साल लग सकते हैं, तो इन सबको भी बेल देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहना है ऑथर का। तो सबके लिए रूल यहाँ पर सेम होना चाहिए, डिफरेंट रूल नहीं होना चाहिए। अब ब्रोकन हाउस, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज की बात की गई है कि जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट है इसको यहाँ पर इंडिपेंडेंट रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पर पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इसके लिए एग्जाम हुआ करता है। अब एग्जाम हर पोस्ट के लिए अलग तरीके से होता है, ठीक है, सबकी यहाँ पर कंडीशंस अलग हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वहाँ से ही मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आईएएस ऑफिसर को नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है। और पार्लियामेंट की फंक्शनिंग यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि जो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज में लोग काम करते हैं इनको ये बताया जाता है कि आप एग्जीक्यूटिव के कहने पर कैसे काम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग काम करेंगे और ये इंडिपेंडेंट नहीं रख पाएंगे पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो उसके लिए यहाँ पर एग्जाम होना चाहिए और एग्जाम के बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि यहाँ पर नॉमिनेट किया जाना चाहिए फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज। ये ऑथर का कहना है, जो कि हम देख लेते हैं एक बार। A little over 94 years ago, विट्ठल भाई पटेल सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग कि इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। उस समय यहाँ पर जो स्पीकर था उसको प्रेसिडेंट कहा जाता था। टू विच ही हैड बीन इलेक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अज्यूम स्पीकरशिप। उस समय प्रेसिडेंटशिप थी। इट वॉज ओनली आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने यहाँ पर कहा कि ट्रूली ऑटोनॉमस स्टाफ होना चाहिए, लेकिन ये जो ऑटोनॉमस स्टाफ है ये कैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कर रहा है ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। तो आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो स्टैब्लिशमेंट, रिक्रूटमेंट और जो कंडीशंस होगी ऑफ सर्विसेज ऑफ द सेक्रेटेरिएट थ्रू द चैनल ऑफ द पार्लियामेंट्री कंसेंसस। लेकिन हम इससे पहले भी ये देख चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर पोस्ट होती हैं सारे डिपार्टमेंट्स में विद इन द सेक्रेटेरिएट, ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेल देखता है। इसके लिए यहाँ पर वैकेंसीज को रिलीज़ किया जाता है और वैकेंसीज को रिलीज़ करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशंस आती हैं। The selection of a single IAS officer in the Rajya Sabha Secretariat during the chairmanship of Shankar Dayal Sharma was massively frowned upon। और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज से लोगों को नहीं लेकर आया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम 2023 की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सीनियर पोस्ट आर नाउ हेल्ड बाय दोज नॉमिनेटेड फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यहाँ पर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं हो रहा, क्या किया जा रहा है, ऑल इंडिया सर्विसेज से यहाँ पर लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोकेशन है, एक है स्पार्टले आइलैंड, दूसरा है पैरासल आइलैंड। तो ये दोनों ही डिस्प्यूटेड है, साउथ चाइना सी में है। एक और है जो कि स्कारबोरो शोल। तो आपको साउथ चाइना सी में बेसिकली यहाँ पर लोकेशन देखनी है स्पार्टले आइलैंड की, पैरासल आइलैंड की एंड स्कारबोरो शोल की। तीनों आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन आया था सेनकाकू आइलैंड का, तो इनका क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आइलैंड्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। विमेन फैमिलीज इन हेरात, तो सबसे पहले आपको ये प्रोविंस याद रखनी, हेरात प्रोविंस ये है अफगानिस्तान में। तो हेरात, कांदाहार, काबुल, मज़र शरीफ, ये सब कहाँ पर है, ये सब है अफगानिस्तान में। अब ये तालिबान ने क्या किया, तो तालिबान ने यही कहा कि जो महिलाएं हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, ये रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकती, गार्डन्स में नहीं जा सकती, जो कि तालिबान करता रहता है, कोई नई बात नहीं है। एल नीनो एंड द मानसून, तो एल नीनो की वजह से इंडिया में बारिश नहीं होती है एंड ला नीना की वजह से इंडिया में बारिश होती है। अब ला नीना और एल नीनो क्या होता है, तो ला नीना में बेसिकली अगर हम बात करें तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। अब इसकी कूलिंग यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं ये वेस्ट
की तरफ फ्लो करती हैं अलोंग द इक्वेटर, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो वार्म वाटर है ये साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ चला जाता है। जब यहाँ पर वार्म वाटर एशिया की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ज़्यादा इवापोरेशन होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा बारिश होगी। तो ला नीना की वजह से ज़्यादा बारिश होती है, जो कि इंडिया के लिए अच्छा होता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छा मानसून आता है। लेकिन अगर हम एल नीनो की बात करें तो एल नीनो बेसिकली एकदम इसका उल्टा हो जाता है और एल नीनो में इंडिया में ड्रॉट आ जाता है। अब एल नीनो में बेसिकली क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स है ये यहाँ पर कमज़ोर हो जाती हैं या तो रिवर्ट्स भी हो जाती हैं, और ये इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट ये वेस्टर्लीज बन जाती हैं। और विंड अगर यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट ब्लो होती है तो जो वार्म वाटर है ये यहाँ पर सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की तरफ मूव कर देता है, और जिसकी वजह से वेस्टर्न लैटिन अमेरिका में तो आपको बारिश मिलती है लेकिन इंडिया में आपको बारिश नहीं मिलती है। आपको यहाँ पर नेशनल पार्टी की तरह आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बताया गया है। तो हम देख लेते हैं एक बार क्राइटेरिया। तो सबसे पहली बात कि 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एक स्टेट पार्टी की तरह, जो कि हो चुकी है। आप if its candidates polled at least 6% of total valid votes in any 4 or more states in the last Lok Sabha or Assembly elections and has at least 4 MPs in the last Lok Sabha polls, or if it has won at least 2% of the total seats in the Lok Sabha from not less than 3 states। तो ये है नेशनल पार्टी के स्टेटस का क्राइटेरिया, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर स्टेट पार्टी के लिए पार्टी को क्या चाहिए होता है, तो एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLAs, और हैव 6% वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट, एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बेसिकली आपको याद ही करना है। अब श्रीलंका यहाँ पर कौन से एंटी टेरर लॉ लेकर आया, इंपॉर्टेंट नहीं है श्रीलंका कोई भी एंटी टेरर लॉ लेकर आए। बिल बैनिंग ऑनलाइन गैमलिंग गेट्स तमिलनाडु गवर्नर्स नॉट डिस्पाइट सेंटर्स न्यू गेमिंग रूल्स। तो यहाँ पर तमिलनाडु एक बिल लेकर आया जो कि बात करता है कि यहाँ पर ऑनलाइन गैमलिंग को जो है इसको यहाँ पर बैन किया जाएगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग जो यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस है, गेम्स ऑफ चांस जो कि लक बेस्ड होते हैं जिसमें यहाँ पर स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। द बिल प्रोहिबिट्स ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस प्लेड फॉर मनी और अदर स्टेक्स। लेकिन जब गेम्स ऑफ चांस को यहाँ पर डिफाइन किया गया तो ये कहा गया है कि गेम्स ऑफ चांस में यहाँ पर लक भी है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत स्किल भी इन्वॉल्व है तभी हम इसको यहाँ पर गेम्स ऑफ चांस की तरह ही ट्रीट करेंगे। कुछ टाइम पहले यहाँ पर IT रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि हम सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाएंगे, और जो भी यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स है जिसमें यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है तो इन गेम्स को रजिस्टर करना पड़ेगा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। गेम्स दैट इन्वॉल्व वेजरिंग ऑन आउटकम्स ऑफ इवेंट्स विल नॉट बी अलाउड। अभी वेजरिंग क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी और के गेम के आउटकम के बेसिस पर यहाँ पर बेट्स लगाना, इसको बोलते हैं वेजरिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब क्रिकेट का मैच होता है तो बहुत लोग यहाँ पर बेट्स लगाते हैं, तो क्रिकेट के मैच के आउटकम के बेसिस के ऊपर बेट्स लगाना इसको बोलेंगे वेजरिंग। तो गेम्स दैट इन्वॉल्व वेजरिंग ऑन आउटकम ऑफ इवेंट्स विल नॉट बी अलाउड। ठीक है। बाकी यहाँ पर एयरटेल ने ये कहा है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग को एंड करना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल टैरिफ प्राइसिंग को एंड करने की क्यों बात की गई है, तो अगर हम यहाँ पर जियो की बात करें तो जियो सिनेमा के पास यहाँ पर IPL मैचेस के डिजिटल राइट्स हैं, और जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर जियो के रिलायंस जियो में अगर आप जियो सिनेमा ऐप पर देखो तो आप यहाँ पर फ्री में IPL देख सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ पर जियो सिनेमा ऐप के ऊपर तो फ्री में देख सकते हो IPL मैचेस, लेकिन अगर आप यहाँ पर डिज्नी स्टार TV चैनल के ऊपर अगर आप IPL देखो तो आपको यहाँ पर 19 रुपये देना पड़ेगा, जो कि महीने का कुछ 325 रुपये होगा। और अगर आप यहाँ पर एक एडिशनल आपको 19 रुपये देना पड़ेगा अगर डिज्नी स्टार नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जियो सिनेमा के ऊपर देखो तो आप फ्री में देख सकते हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इसीलिए डिफरेंशियल प्राइसिंग को एंड करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर एयरटेल का कहना है। तो अंडर डिफरेंशियल टैरिफ रेगुलेशन फॉर द टेलीकॉम सेक्टर, अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कांट हैव डिफरेंट चार्जेस फॉर एनी ऑफ इट्स ऐप फॉर इट्स ओन सब्सक्राइबर्स एंड यूजर्स ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर ऐप यहाँ पर वेब के ऊपर अवेलेबल है, और जो जियो सिनेमा है ये तो है वेब के ऊपर अवेलेबल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर एयरटेल का कहना है। फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात की गई, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन निकालता है, तो वर्ल्ड बैंक निकालता है। बाकी क्या कहा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसकी है, कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको अप्रैल की PDF बाय करनी तो आप वो भी कर सकते हो।